चलिए, आज हमारा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हमारा कहते डेप्रिसिएशन है, लेकिन सेमेस्टर 1 में इसका नाम थोड़ा सा मॉडलर नेम है, मॉडल वाला नेम है इसका। दैट इज़ चैप्टर का नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये नाम है। और ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमें कवर कराया जाता है। अब बात है, अभी इससे पहले हम चैप्टर ब्रांच कर रहे थे, ब्रांच के मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले भी। अब ब्रांच से मैं डाउट क्लास लूँगा, डाउट क्लास इन द सेंस मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूँगा, उसके साथ डाउट क्लास। आज हम एकदम फ्रेश न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। और जिसको जाना पहचाना नाम, ये चैप्टर भी कॉलेज के अंदर टीचर्स वगैरह आपको बहुत फास्ट कराएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपको लगभग आता है। लेकिन इस चैप्टर के बारे में बोलूँ तो बिल्कुल अलग है, 11 से तो बहुत अलग है। तो आपका डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन चैप्टर का नाम क्या है हमारा? डेप्रीशिएशन। समझ में आई बात आपको? चैप्टर का नाम क्या है हमारा? डेप्रीशिएशन। तो आइए देखते हैं चैप्टर डेप्रीशिएशन में क्या क्या पढ़ेंगे। मैं इसको पुराने नाम से ही बुलाऊंगा डेप्रीशिएशन, ठीक है? मैं इसको पुराने नाम से ही बुलाऊंगा डेप्रीशिएशन। सर इसमें क्या न्यू है, क्या पढ़ने वाले हैं? तो आइए देखते हैं। चैप्टर है डेप्रीशिएशन, और आप सभी के फोल्डर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ अपलोड हो गया होगा, जिसके अंदर हर चैप्टर के इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट थ्योरी, उससे बाहर तो थ्योरी आ ही नहीं सकता, जो मैंने अलग से अपलोड, एक बार चेक करके बताइए अपलोड हुआ है क्या आपके फोल्डर में? एक हाँ नहीं, बिजनेस लॉ का तो मैं डाल ही रहा हूँ। बिजनेस लॉ क्लास लिया था लास्ट क्लास आपने? अभी नहीं देखी, क्योंकि वो डाला ही नहीं डाला, बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी है? हाँ हाँ, यही तो है। इसमें चैप्टर वाइज, अब एक चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर के जितने थ्योरी है सब डाल दिया भाई मैंने इसमें, जितने थ्योरी है। इससे बाहर थ्योरी आपका नहीं आ सकता, अगर आना होगा तो इससे बाहर थ्योरी नहीं आएगा। और इस सारे थ्योरी के बोलोगे सर क्वेश्चन दे दिए, आंसर तो दो। आंसर जो आप 10 ईयर बाय करोगे, 10 ईयर परचेज करोगे, उसके अंदर इसका डिटेल आंसर गिवन है, जिसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। क्लियर है आपको? तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। जिसको प्रिंट आउट निकालना हो तो मैं नॉर्मल पीडीएफ भी, एक थोड़ा सा कलरफुल पीडीएफ है, प्रिंट आउट जिसको चाहिए होगा बच्चों को तो बता दीजिएगा। तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, नॉर्मल पीडीएफ दे दूंगा, जो कि प्रिंट आउट ईजिली आपका निकल पाए। ब्लैक स्क्रीन फॉर एवरी एल्स टू। गुड इवनिंग सर। सर ब्रांच की डाउट क्लास कब होगी? ब्रांच की डाउट क्लास हम संडे रख लेते हैं, जो भी डाउट होगा एक बार। लेकिन आप डाउट वाले नंबर पे एक दो बच्चों का ना डाउट लीफो फीफो का भी आ रहा था, तो मैंने कहा कि भाई आप ना उसको वॉइस से भेजिए। डाउट पता भेजने का क्या तरीका है वो भी बता दूं। डाउट कैसे भेजना है आपको? जैसे मान लेते हैं, देखो डाउट नंबर मेरे पास ही होता है, मैं ही सॉल्व करता हूँ आपके डाउट। तो डाउट में क्या है, जैसे अभी देखूँ तो कितने बच्चों के डाउट आए हुए हैं। एक किस किस का डाउट आया है? कैन यू प्लीज़ क्लियर माई डाउट। एक अनुज का आया हुआ है डाउट, एक ग्रेस का, इनका हो गया है। तो आपको डाउट जैसे भेजना है ना, तो आप प्लीज़, आपने क्या करा, आपने क्वेश्चंस भेजा और उसके साथ लिख के भेज दिया। तो ना डाउट ना बड़े सारे बच्चों के आते हैं, तो हम लिखा हुआ पढ़ें, फिर क्वेश्चन को देखें, फिर समझें। आप सबसे पहले तो डाउट भेजिए एक एक करके, और उसके हर एक पेज के नीचे वॉइस, जैसे आपने ये भेजा और इसके नीचे मान लेते हैं आपने वॉइस डाल दिया, सर पेज नंबर इस पे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, ये अंडरलाइन कर रखा है, ये बता दो। तो मैं क्या करूंगा, इसको सुन लूंगा और सुनने के बाद फट से आपको जवाब दे दूंगा, अच्छा इसका मतलब ये है और ये डाउट है। पढ़ने वाले सिस्टम में थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है ना? तो एक तो ये डाउट भेजने का थोड़ा सा आप ना वॉइस में भेजिए, तो मैं ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और ज़्यादा अच्छे से मैं कर पाऊंगा। आइए, चैप्टर है हमारा डेप्रीशिएशन। चैप्टर का नाम है डेप्रीशिएशन, और इसका दूसरा नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे? सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, या फिर मैं अलग अलग लिख देता हूँ। एक पढ़ेंगे हम SLM, जाना पहचाना है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, जो बच्चे साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं उनके लिए तो कहीं से कहीं तक जाना पहचाना नहीं है, उनको तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं इस हिसाब से पढ़ाऊँगा आपको, बिल्कुल बेसिक से, जिसने पहले पढ़ भी रखा हो चाहे नहीं पढ़ रखा हो। अभी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फिर फुल फॉर्म लिख दूंगा मैं। उसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे WDV मेथड, जिसका फुल फॉर्म है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके बाद यहाँ तक 11th का पार्ट खत्म होता है, अब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे चेंज मेथड, चेंज मेथड कि चेंज मेथड में क्या होगा। इसके बाद देखेंगे रीवैल्यूएशन मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड मेथड नहीं है, बेसिकली रीवैल्यूएशन पे क्या क्या होता है वो कह सकते हो, मेथड नहीं है ये। इसके बाद देखेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। इतने टॉपिक हमारे इसके अंदर हैं। जब ये सारे के सारे हम टॉपिक कर लेंगे तो आप मान लीजिएगा चैप्टर हमारा क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया, ठीक है ना। यही टॉपिक हमारे डेप्रिसिएशन में। एग्जाम में कितने नंबर का सर सवाल आएगा, इसमें से एग्जाम में सवाल आने वाला है आपका 12 मार्क्स का, मिनिमम 12 मार्क्स का, और मैक्सिमम आप मान के चलो 18 नंबर का भी सवाल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 12 नंबर का तो पूछा ही पूछा जाएगा आपका इस चैप्टर में से क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला देखेंगे, यानी एक साथ ही देख लेंगे SLM और WDV, क्योंकि इतना तो हमने थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन लगाने का सीखा है। लेकिन जो बच्चे, जिन स्टूडेंट को नहीं आता, उनके लिए मैंने कहा है कि 11th वाले फोल्डर्स अपलोड हुए हैं क्या उसमें, हाँ 11th का फोल्डर्स देखना है, डालें हैं क्या उसमें मैंने, SAM 1 में 11th फोल्डर, चलो मैंने मैसेज तो डाल दिया, हो जाएगा ये भी। आइए हम पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे सर डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी डेप्रिसिएशन कह लो, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी नाम आप इसमें से चूज करना चाहते हो कर लो। ये लगता किस पे है, तो बोला गया कि भाई डेप्रिसिएशन जो लगेगा ना, ऑलवेज पता है किस पे लगेगा, हमेशा फिक्स एसेट्स पे। किस पे लगेगा, फिक्स एसेट्स पे, और जिसको हम कह सकते हैं नॉन करंट एसेट। किस पे लगेगा, नॉन करंट एसेट्स। अगर हम इसकी बात करें तो सर फिक्स एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फिक्स एसेट्स, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। एक इनटेंजिबल, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल का एग्जाम्पल बताऊं मैं। अब टेंजिबल में भी दो टाइप के एसेट्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होंगे, टेंजिबल की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से दो टाइप के होंगे। एक होगा हमारा लैंड एंड लैंड, सिर्फ लैंड, और एक होगा हमारा अदर। अगर हम लैंड की बात करें और अदर की बात करें, तो अदर की मतलब नंबर 1 जैसे प्लांट, नंबर 2 जैसे मशीनरी, वैसे प्लांट एंड मशीनरी एक ही हो गया, जैसे फर्नीचर, जैसे इक्विपमेंट, ये हो गए नाम। यहां पे बिल्डिंग भी आ जाएगा। यानी सर लैंड अलग है, बिल्डिंग अलग है। हाँ, लैंड के लाइफ जो है ना, ये डिफाइन किया गया लाइफ के ऊपर। दो तरीके के हैं। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसकी लाइफ मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसके लाइफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन लैंड एक ऐसा फिक्स एसेट्स है जिसके लाइफ का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए इसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी नहीं लगेगा। और अक्सर आपने देखा होगा डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यू में कमी आ जाना। जैसे मैंने एक मोबाइल फ़ोन मान लेते हैं कि 20,000 रुपये का खरीदा, तो इसकी वैल्यू आज बेचने जाऊंगा तो ये 15,000 का बिकेगा, तो इसका मतलब 5,000 रुपये की जो वैल्यू में कमी आई उसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं। लैंड एक ऐसा एसेट्स है जिसके अंदर कभी भी वैल्यू कम नहीं होती, अक्सर वैल्यू बढ़ती है, 99% चांसेस है, तो इसलिए इसके ऊपर डेप नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, डेप्रीशिएशन लगेगा सिर्फ इसके ऊपर। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आपका आ गया जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट, जैसे कॉपीराइट, तो इन सभी के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। तो इसके लिए जब अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो इसलिए इनके ऊपर डेप्रीशिएशन भी नहीं लगाया जाता है। इसके ऊपर जो रूल्स लगते हैं AS 26 में आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस का ही पार्ट है AS 26, तो जब ये वाला सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा तो बता देंगे। तो सबसे पहले अभी क्या देखा सर, डेप्रीशिएशन किस पे लगाया जाएगा, हमारे फिक्स एसेट्स, और वो भी कौन से, टेंजिबल, और वो भी कौन से जिसकी लाइफ हमारी क्या हो सके, मेजरमेंट किया जा सके। आगे आते हैं सर मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, यहां पे दो मेथड्स हैं डेप्रीशिएशन के। यहां पे दो मेथड्स हैं डेप्रीशिएशन के, कौन कौन से सर। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम SLM बोलेंगे, इसी का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसी का तीसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये 3 नाम है, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो है ये किस नाम से माना जाता है, पहले वाले नाम से, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड अगर हम देखें तो सेकंड मेथड जो है, इसके भी काफ़ी नाम है, जिसके अंदर वैसे तो इसके ना 8 से 9 मेथड होते हैं, जिसमें हमारे एग्ज़ाम में हमारे बीकॉम लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड पॉपुलर है, SLM WDB। बाकी हमारा एन्युटी मेथड होता है, 1-2 सवाल मिल जाएगा, या फिर माइनिंग के ऊपर जो निकाला जाता है रेशियो मेथड होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम 2 को सीखेंगे, बाकी एक आध के बीच में सवाल आएंगे तो वो हम देख लेंगे। इसका सबसे पहला नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा नाम है रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। तीसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस नाम से है WDV। जब भी मैं बात करूंगा तो WDV के नाम से ही ज़्यादा पॉपुलर है ये। अब सर इन दोनों मेथड्स की बात करें तो क्या फ़र्क है इन दोनों मेथड में, पहले एक बार हम मेथड को देख लेते हैं क्या फ़र्क है, और उसके नाम को भी हम स्पेसिफाइड कर लेंगे, और एक थ्योरी का भी क्वेश्चंस कवर करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जा चुका है कई बार। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, मार्कर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, जैसे पहला है हमारा ये, तो इसके अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो मशीनरी,
जो है वो सपोज करो कि 1,00,000 रुपए की है, और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में डेप्रीशिएशन रेट दोनों ही एग्जाम्पल में मैं 10% लूँगा। और डेप्रीशिएशन हमेशा याद रखना मंथली नहीं लगता, साल के एंड में लगाया जाता है। हमेशा कब लगेगा? साल के एंड में। अब साल का एंड दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है फाइनेंशियल ईयर जो कि 31 मार्च को ख़त्म होता है, और एक कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर जो कि 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। वो सवाल आपको बताएगा। तो अगर ये मेथड लगाएं तो डेप्रीशिएशन लेस डेप्रीशिएशन 10%। तो सीधी सी बात है, जो ये वैल्यू दे रखा है इसके ऊपर 10% लगा देंगे, जो कि नज़र आता है हमें 10,000। तो अगर इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा दैट इज़ 90,000। अब ये हो गया हमारा ईयर फर्स्ट, ये तो हमारा 0 ईयर था। अब 1 साल का डेप लग चुका है, ये आ गया हमारा सेकेंड ईयर। या फिर मैं ईयर भी ले लूँ क्या? ये जो था ये था हमारा 1/4/2000 मान लेते हैं 25। तो जो डेप्रीशिएशन लगेगा हमेशा लगेगा 31/3/2026, और ये जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1/4/2026, और फिर से लगेगा डेप्रीशिएशन 31/3/2027 को। डेप्रीशिएशन कैसे लगाओगे सर? अगेन हम क्या करेंगे, जो 1,00,000 की जो वैल्यू थी हमारी उसके ऊपर सीधा 10% फिर से लगाएंगे, जो कि नज़र आएगा हमारा 10,000, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80,000। आपने 2 साल देख लिया। तीसरे साल की बात करें तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4/2027, और ये बैलेंस होता है बेसिकली, ये क्या होता है? बैलेंस। उसके बाद फिर डेप्रीशिएशन लगाएंगे 31/3/2028 में। अगर डेप्रीशिएशन 10% है तो अगेन हमारा 10,000 लगेगा। तो बचे कितने हमारे पास? 70,000। 3 साल का मैंने आपके सामने डेप्रीशिएशन लगा के दिखाया कि हर साल 10-10 हज़ार ही लग रहा है। अब दूसरे साइड दूसरे एग्जाम्पल में जाते हैं। यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल लेते हैं। मशीनरी जो है वो है हमारा सपोज 1,00,000 का ही, और डेट है 1/4/2025। अब जैसे ही आएगा 31/3/2026 फिर से लग जाएगा हमारा डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन का रेट 10% है तो लग गया हमारा 10,000, बचा 90,000। ये है हमारा 1/4/2026 को, और ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। तो आप फर्स्ट ईयर में देखोगे तो इसके फर्स्ट ईयर और इसके फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। अगली बार जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो डेप्रीशिएशन कब लगेगा हमारा? फिर से 31/3/2027। अब यहाँ से आपको फ़र्क दिखने लगेगा। अब जो मैं डेप्रीशिएशन लगाने वाला हूँ वो लगाने वाला हूँ मैं 90,000 पे 10%। यानी सर पिछले वाले अगर एग्जाम्पल में आप देखें तो अब लगेगा यहाँ पे 9,000, बचा हमारा 81,000। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो दूसरे साल भी मैंने डेप्रीशिएशन किस पे लगाया था? 10,000 पे, और इनफैक्ट तीसरे साल भी डेप्रीशिएशन किस पे लगा था? 10,000 पे। यहाँ पे ये आया हमारा। इसके बाद 1/4/2027 हमारा ये आ गया बैलेंस, और इसके बाद तीसरे साल लगाएंगे 31/3/2028। अगर यहाँ डेप्रीशिएशन की बात करो तो अब कितना लगेगा हमारा? 8100, यानी जो बैलेंस आया उस पर लगेगा 72,900 हमारा बच जाएगा। तो दोनों में फ़र्क इतना है कि एसएलएम के अंदर जो एक बार डेप्रीशिएशन लग गया 1 साल का, अगर दूसरे साल भी लगाना चाहते हो तो दूसरे साल भी सेम ही अमाउंट लगने वाला है, और तीसरे साल भी लगाना चाहते हो तो तीसरे साल भी सेम ही अमाउंट लगेगा, पाँचवें साल भी सेम ही अमाउंट लगेगा। इसके अमाउंट में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन डब्ल्यूडीबी के अंदर क्या होगा? इस मेथड के अंदर हर साल जो बैलेंस डेप्रीशिएशन निकलने के बाद आएगा उस वैल्यू पे लगेगा। इस वाले वैल्यू को पता है क्या बोलते हैं हम? बुक वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो सर बुक वैल्यू क्या होगा आप समझिए। आपके कॉस्ट में से जब आप डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑलवेज
बुक वैल्यू बोला जाएगा। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन किस पे लगता है, हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है। जो बैलेंस निकल के आता है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज कर देते हैं हम। तो दोनों मेथड में ये डिफरेंस है हमारा। अब एक बार नाम को देख लेते हैं, नाम को समझते हैं। नाम में देखा जाए तो पहला नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों सर इसका नाम स्ट्रेट लाइन क्यों मेथड है? आप सिंपल सा ग्राफ की अगर मैं बात करूं, चलिए आपके सामने एक ग्राफ, अगर मैं, आप इमेजिन करिए कि एक ग्राफ है और आपको इस पे SLM का जो है वैल्यू पुट करना है। तो आपका सिंपल सी बात है 10,000, 20,000 और 30,000, ये हो गया सपोज करो डेप्रीशिएशन। इधर अमाउंट, इधर मान लेते हैं कॉस्ट 1,00,000, 90,000, 80,000 एंड 70,000 सो ऑन। तो हर कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन 1,00,000 पे भी यही होगा और 90,000 पे भी यही होगा। तो आप क्या पाओगे, इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला है ना, बिल्कुल सामने सामने। क्योंकि हर जगह पे डेप्रीशिएशन चाहे 1,00,000 की वैल्यू हो तब भी 10 ही लगाओगे, 90 की वैल्यू पे भी 10 और 80 की वैल्यू पे भी क्या लगाओगे, 10 लगाओगे। तो आपकी लाइन देखो, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है लाइन ग्राफिकल फॉर्मेट में। तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, क्योंकि लाइन के अंदर हमारा पैरेलल गया है ग्राफिकल फॉर्म में। अगला दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो सर फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है एक किस्त, फिक्स का मतलब जो बदलता नहीं है। तो आप देखोगे डेप्रीशिएशन अमाउंट जो है एक तरीके से काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट ही है। तो इस अमाउंट को देखा जाए तो ये अमाउंट कभी बदल नहीं रहा। जैसे कि पहले साल भी क्या है हमारा 10,000, दूसरे साल भी क्या है 10,000, तीसरे साल भी क्या है 10,000 डेप्रीशिएशन का अमाउंट, और उससे अगले साल भी जब मैं बोलूँगा तो आपका आंसर होगा कि सर 10,000 ही लगेगा। इसलिए इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट। तीसरा नाम है इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मेथड का मतलब होता है परचेज प्राइस। तो हर बार आप डेप्रीशिएशन जब भी लगाओगे तो हमेशा जो परचेज किया है उसी वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगाने के लिए इस वैल्यू पे आपने 10% लगाया, दूसरे साल में भी आपने इसी वैल्यू के ऊपर ही 10% लगाया, और तीसरे साल भी आपने किस पे लगाया, इसी वैल्यू पे ही 10% लगाया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब हर बार डेप्रीशिएशन हम परचेज प्राइस पे लगाएंगे, ना कि बुक वैल्यू पे लगाएंगे। ये थे इसके 3 नाम, और तीनों नाम क्यों रखे गए, कैसे कनेक्टेड हुआ, मैंने वो बता दिया। अगले नाम का बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो जो वैल्यू है हमारी, याद रखना वैल्यू मेथड, वैल्यू रिटर्न डाउन का मतलब जो हमारा डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन का जो वैल्यू है हमारा हमेशा हर बार कम होता जाएगा। पहले डेप्रीशिएशन कितना है हमारा 10, फिर हमारा क्या है 9, फिर क्या है हमारा 81, इससे आगे जाऊंगा तो मेरा ऐसा नहीं है कि 8200 हो जाएगा, इससे आगे इससे कम ही होगा। तो जो डेप्रीशिएशन की वैल्यू है हर बार डाउन होता गया, डाउन का मतलब कम होता गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड, कॉस्ट को कम करता है। देखो कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट, अगर मैं यहाँ पे 3 साल डेप्रीशिएशन टोटल करवा लूँ तो आप बोलोगे सर 3 सालों को तो 30,000 है, क्योंकि डेप्रीशिएशन भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए खर्चा माना जाता है। अगर डेप्रीशिएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है तो बहुत सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, तो खर्चा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉस्ट, खर्चे को हम कॉस्ट तरीके से भी ट्रीट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे रिड्यूसिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट हमारा इस वाले मेथड से लगाओगे तो खर्चा कम होगा, आपका कहना है। अगर मैं यहाँ पे 3 साल का डेप्रीशिएशन लगाऊं तो 19 और 8 कितने हो गए, 27,100। तो अगर मैं खर्चे की बात करूं तो खर्चा मेरे लिए कॉस्ट है, तो इस वाले मेथड में खर्चा कितना हो रहा है हमारा 30,000, इस वाले मेथड में खर्चा कितना हो रहा है 27,100। अमाउंट सेम था, रेट सेम था, बस मेथड बदला है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिड्यूसिंग कॉस्ट मेथड। मेरे कॉस्ट को कम कर देता है, मेरे खर्चे को कम कर देता है कंपेयर टू SLM। इसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी जो बैलेंस निकलेगा, जो बैलेंस घट के, डिमिनिशिंग मतलब होता है घट के, जो बैलेंस हमारा घट के आएगा उसके ऊपर डेप लगाना है, जो बैलेंस घट के आएगा उसके ऊपर डेप लगाना है। तो इस हिसाब से इसका नाम रखा गया। इसके साथ साथ और भी कुछ मैं डिफरेंसेस इसमें बताना चाहूँ। इसकी वैल्यू ना 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं अब देखो आपके सामने है, इसके बाद डेप लगाऊंगा तो 60 बचेगा, फिर लगाऊंगा तो 50 बचेगा, फिर लगाऊंगा तो 40 बचेगा, फिर लगाऊंगा तो 30 बचेगा, फिर लगाऊंगा तो 20 बचेगा, फिर 10, और एंड 10वें साल में क्या हो जाना है, इसकी वैल्यू 0 हो जाना है। लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा बैलेंस के ऊपर लगता जाएगा तो ये इन्फिनिटी तक जाता जाएगा, यहाँ पे कभी वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता। मान लो लास्ट में 1 रुपये भी बचा है तो 1 रुपये पे 10 पैसे लगा दोगे और फिर बचेगा 90 पैसे, फिर कहानी चलती जाएगी वो आगे तक। तो इसके अंदर वैल्यू कभी भी 0
नहीं हो सकता। पहली चीज, अगर मैं इसके अंदर डिफरेंस की बात करूं तो सबसे पहले इसके नाम अपने आप में इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। दूसरा, इसके अंदर कॉस्ट खर्चे की बात करें तो ज्यादा होगा, इसके अंदर खर्चे की बात करें तो क्या होगा हमारा, कम होगा। अब हम बात करते हैं सर जो रिपेयर का खर्चा है, रिपेयर का खर्चा क्या रहेगा। इस केस के अंदर रिपेयर का खर्चा कम आएगा क्योंकि 10 साल बाद मशीनरी खत्म ही हो जाना है, और इस केस के अंदर रिपेयर का खर्चा बाद में ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये मशीनरी 10 साल से कहीं ज्यादा चलेगा। तो जितनी ज्यादा पुरानी आपके पास मोबाइल फोन है, मान लो मोबाइल फोन अगर 20 साल का हो, 20 साल हो गया, तो आपको हर डेली डिस्प्ले, कभी आज डिस्प्ले बदल पाओगे, कल माइक बदल पाओगे, परसों बैटरी बदल पाओगे, यही चलता रहेगा जीवन भर। तो इसके अंदर क्या है कि आपके खर्चे इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग पे तो कम होते हैं, बाद में क्या होते हैं, इसमें बढ़ जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, बाद में खर्चे खत्म हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे खर्चे की बात। तो यहां पे बात करते हैं, इसके अंदर बैलेंस क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है क्या, इसके अंदर बैलेंस जीरो हो सकता है, इसमें बैलेंस जीरो नहीं हो सकता। इसके अंदर एक फिक्स इंस्टॉलमेंट कॉस्ट पे लगाया जाता है, इसके अंदर आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट नहीं बैलेंस पे लगाया जाता है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन इसमें कई बार अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड आपका WDV मेथड के बीच में क्या फर्क है, क्या अंतर है, वो बताइए। आपने किताब लिया है, किताब में भी आपको गिवन मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूं कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को आपको ध्यान से पढ़ना भी है और आपको याद भी होना चाहिए। जो नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, इनफैक्ट उस नोट्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले डिफरेंस। मैं यहाँ पे मैं लगाना भूल गया आज स्लाइड में, तो फाइनेंशियल अकाउंट चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको, क्योंकि पेपर में आया हुआ है। उम्मीद है कि जो आप क्लास देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को बनाने में बिलीव करिएगा बहुत मेहनत लगी है और इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ये देखिए आपके सामने ये रहे आपके पॉइंट्स। इस पॉइंट्स को मैं पीछे से कंपेयर करता जाऊंगा और मैं समझाता भी जाऊंगा। पहला पॉइंट है कंप्यूटेशन मेथड। कहता है द डेप्रीशिएशन इज चार्ज फिक्स रेट एंड ओरिजिनल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन इन द सब्सिक्वेंट ईयर। ये किसकी बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है हमारा WDV। तो पहले साल में ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, उसके बाद जो डेप्रीशिएशन माइनस करके बैलेंस आएगा उस पे लगेगा, ये कहना चाह रहा है। इसके अंदर क्या है, डेप्रीशिएशन चार्ज ओरिजिनल कॉस्ट शुरू में भी और एंड में भी कहाँ लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट, पहला मेथड। दूसरा, अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन गोज डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। तो आपने देखा था पहले 10,000 था, फिर 9,000 लगा, फिर आपका 8100 लगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर साल हमारा क्या होगा, द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन रिमेन सेम रहेगा। हर साल में जितनी लाइफ है एसेट्स की, उस साल क्या रहने वाला है, सेम। तो दोनों डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल है। इफेक्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट, कहता है द टोटल बर्डन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट इज द सेम इन द अर्लियर ईयर। शुरू के साल में तो सेम ही रहता है, एंड उसके बाद लास्ट, उसके बाद जो साल होगा, बिकॉज ऑफ मोर डेप्रीशिएशन प्लस रिपेयर कॉस्ट बिगिनिंग ऑफ लेस डेप्रीशिएशन और रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो कम डेप्रीशिएशन होता है और रिपेयर कॉस्ट कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो डेप्रीशिएशन तो घट जाता है लेकिन रिपेयर कॉस्ट आपका क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। इसके अंदर टोटल बर्डन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द मोर लेटर ईयर, बाद में तो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, बाद में डेप्रीशिएशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि बदला नहीं है, और कॉस्ट भी क्या होगा हमारा, रिपेयर का बढ़ जाएगा। तो यहाँ वाले ईयर में जीरो ईयर, पहले साल में तो दोनों सेम ही है, उसके बाद क्या होगा हमारा, कुछ टाइम तक डेप्रीशिएशन हमारा घटता जाएगा लेकिन रिपेयर कॉस्ट जो होगा वो बढ़ता जाएगा इस वाले में। इसके अंदर क्या होगा, हमारा डेप्रीशिएशन का कॉस्ट भी हमारा सेम रहने वाला है, यानी बढ़ेगा ही, और रिपेयर का कॉस्ट भी आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा, ये कहता है। बिकॉज द रिपेयर चार्ज इंक्रीज वाइल द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज सेम। तो एक तो ये डिफरेंस लिखना है। इसके बाद बुक वैल्यू, द बुक वैल्यू नेवर बिकम जीरो। इसके अंदर मैंने कहा WDV में उसका जो वैल्यू है एसेट्स का जीरो नहीं हो सकता, इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो वैल्यू हो जाएगा। कैलकुलेशन,
इट्स रिक्वायर्ड टू द मैथमेटिकल टेबल, मैथमेटिकल टेबल के अकॉर्डिंग होगा, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%। और ये एक ईजी कैलकुलेशन होता है। आप भी जानते हो कि एसएलएम अगर मैं बोलूँ तो आपको कहीं ना कहीं आसानी लगता है कि ईजी है हमारा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुटेबिलिटी, रिपेयर चार्ज एंड मोर लेटर ईयर, जिस केस के अंदर रिपेयर चार्ज है ऑल्सो एब्सोलेंस, वेयर द रिपेयर चार्ज आर लेस, जहां पे रिपेयर चार्ज कम होगा वहां आपके लिए सूटेबल होगा। अगर इन दोनों मेथड में से बात करें कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, अब आगे चल के आप कभी ना कभी जॉब, अकाउंटेंट का जॉब करोगे तो आगे आप देखोगे सिर्फ आपको यही मेथड ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन इसको अडॉप्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स बोलता है कि भैया हमें जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देंगे वो WDB से निकाल के दो, और कंपनी लॉ कहता है कि आप दोनों में से किसी से निकाल दो। तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी देना पड़ता है और कंपनी लॉ को भी देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही मेथड फॉलो करते हैं ताकि हमारे लिए भी बेटर रहे, दोनों एक ही बार में अकाउंटिंग हो जाए। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो आपके सामने ये क्या था, हमारा थ्योरी था, समझ में आ गया। मैंने रीड भी कर दिया, आप अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा इसके अंदर मिक्स करके लिख सकते हो, लेकिन आपको याद करके चलना है ये, ठीक है। आइए इसके बाद आ जाते हैं डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाए। हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला मेथड है ना हमारा, दैट इज, उसका नाम क्या है, SLM, फिर WDB पे आएंगे। पहला हम SLM की बात करें, हम स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। मतलब सर SLM के अंदर दो तरीके, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या तो गिवन हो सकता है या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन हो सकता है। ऑल्दो आपके एग्जाम में ऑलवेज गिवन होगा, लेकिन मान लिया जाए एग्जाम के अंदर ना गिवन हो तो कैसे ट्रीट करेंगे। पहला, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, आपको डेप्रिसिएशन, क्योंकि पिछले सवाल जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया उस एग्जाम्पल को आप बड़े आसानी से समझ भी पाए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने सिंपल सा एक रेट दिया था कि सर इसके अंदर कितने % रहने वाले हैं, 10% रहने वाले हैं, तो आपने खटाखट 10% माइनस कर दिया। लेकिन अगर मैं वो परसेंटेज ही ना बताऊं तो कैसे करोगे, वो सीखेंगे। दूसरा है हमारा, दूसरा लगेगा व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, ये तो पता ही है आपको, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, ये तो अभी आपने देखा ही है, तो इसके अंदर मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे मेरा मेन काम है कि उस वाले पॉइंट को समझाना है। तो जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा, और ये जो डेप्रिसिएशन मैं बता रहा हूं ये एनुअल होगा, 1 साल का होगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस या प्लस कोई भी इंश्योरेंस लिया हो, कोई भी इंश्योरेंस वगैरह हो, माइनस इंस्टॉलेशन चार्ज, इंश्योरेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू, और इसको डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड यूजफुल, जितना उसका यूजफुल लाइफ। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो डेप्रिसिएशन पूरे लाइफ का नहीं होगा, 1 महीने का नहीं होगा, 5 महीने का नहीं होगा, कितने टाइम का होगा, एनुअल का मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा। अब सर यहाँ पे कॉस्ट क्या है सर, कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस, जितने का आपने एसेट्स खरीदा, इंस्टॉलेशन चार्ज ये होता है एसेट्स का रनिंग चार्ज, एसेट सेटअप कॉस्ट, जो भी एसेट्स लोगे उसे सेटअप करोगे। जैसे मान लो मैंने एसी लिया, तो एसी लेने के बाद अगर 2 तरीके की कोई भी एसी ले लो, वैसे मैं स्प्लिट एसी की बात कर रहा हूँ जो अंदर लगता है और बाहर एक आउटडोर भी लगता है। तो जब एसी लेते हैं तो आप ध्यान दोगे
मैं एसी जब खरीद करके ला रहा हूँ, खरीद के लाया, मैं दुकान पे गया, दुकान से मैंने पूछा कि भैया कितने का, उसने बोला भैया एसी 40,000 रुपये का है। एसी मैंने बुक कर लिया और घर पे भी आ गया। आने के बाद मैं उस एसी को चला ही नहीं सकता खुद, उसको चलाने के लिए इंजीनियर आएगा, प्रॉपर तरीके से पाइप वगैरह वायरिंग वगैरह करेगा, आउटडोर लगाएगा, और फिर जाके मैं एसी को चला पाऊँगा। और इतने में उसको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, वो फ्री में काम नहीं करेगा। कुछ कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, कुछ कंपनी चार्जेस भी लेते हैं। उसके साथ कुछ रॉ मटेरियल भी लग जाता है, जैसे पाइप हो गया, कॉपर वायर हो गया, ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। तो जब कभी भी ऐसे बाद में एसेट्स के खरीदने के बाद एसी को लगवाने का जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है इंस्टॉलेशन चार्ज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? तो ऐसे ही बहुत सारे एसेट्स होते हैं। तो जब एसेट्स होते हैं ना बड़े बड़े फैक्ट्री के अंदर, मशीनरी, तो ऐसा नहीं है मशीनरी कहीं भी रख दे प्लग लगाया। उस मशीनरी के लिए ना आपको एक स्पेस बनाना पड़ेगा पूरा, और उसको क्या एनवायरनमेंट में रखना वो सब बनाना पड़ेगा। उसके लिए मान लो एक घर ही बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं इरेक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम? इरेक्शन। मतलब जो एसेट्स को बनाया जाएगा उस जगह को स्पेस में रखेंगे, उसको इरेक्शन चार्ज बोला जाता है। तो वो भी हमारा इरेक्शन चार्ज भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसके बाद सर स्क्रैप क्या है? स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू, जो एसेट्स का एसेट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ इट्स ईयर नहीं, एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। जब एसेट्स हमारा पूरी लाइफ खत्म हो जाए, अब वो चल ही नहीं पा रहा, तब भी आप उसको स्क्रैप में बेच के आ जाते हो, यानी कबाड़ी वाले को बेच देते हो, किलो के भाव में बेच देते हो। जैसे मान लो कि दिल्ली के अंदर कार हो गया या व्हीकल्स हो गया, इसमें बोला कि भाई 15 साल से ऊपर आप नहीं चलाओगे, तो 15 साल के बाद तो उसकी लाइफ ख़त्म ही हो गई एक तरीके से दिल्ली में। तो क्या आप उसको क्या करोगे? तो उसको आप बेच दोगे कूड़े के भाव में, तौल के भाव में। तो उसको क्या बोला जाएगा? हमारा स्क्रैप वैल्यू। तो ये हर एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू होता है। कुछ एसेट्स का नहीं दे रखा हो तो नहीं लेंगे। यूजफुल लाइफ के कितने टाइम एसेट्स चलेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं मैं अपने एसी का एग्जांपल ले रहा था, तो मैं एसी का ही ले लेता हूँ एग्जांपल। मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ का जो मेरा एसी है वो है मेरा 60,000 रुपये का, 60,000 का। और इसके ऊपर मैंने लाने का किराया दिया, कैरेज, उसको 500 रुपये दिए। इसके बाद इसमें इंस्टॉलेशन का चार्ज दिया, इंस्टॉलेशन का चार्ज दिया मैंने 5,000 रुपये पाइप वगैरह लगा के। उसके बाद जो वर्कर आया उसको मैंने वेजेस भी दिया, उसको वेजेस दिया 1,500 रुपये। और मैं इसकी वारंटी तो वैसे उन्होंने कही कि भैया 1 साल की गारंटी है, और इसके पीसीबी होती है, इसके अंदर एक मेन कंपोनेंट्स होता है इसी के अंदर जो ठंडा करता है, उसकी 5 साल की गारंटी दी। तो मैंने पूछा उससे कि भाई साहब ये बताओ एसी मैं लगवा रहा हूँ तो कितने टाइम चल जाता है? तो बोला कि देखो 10 साल 5 साल के बाद ना दिक्कत देना चालू कर देगा, तो 8-10 साल ही एसी की लाइफ होती है। अब तो आजकल के टाइम पे तो 5 ही साल लाइफ है। तो मुझे मोटा मोटी आइडिया लग गया कि यार 10 साल के बाद मुझे इसको बदलवाना पड़ेगा। तो इसकी जो लाइफ हो गई मेरे सामने वो हो गई कितनी सर? 10 साल हो गई, 10 ईयर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरे एसेट्स पे डेप्रीशिएशन बताओ कितना है। तो भैया हमें इसी फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी कि कहीं भी रेट मैंने मेंशन नहीं किया है। तो डेप्रीशिएशन क्या निकलेगा सर? डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू आपका 60,000 कॉस्ट प्लस कैरेज भी जुड़ जाएगा इसमें। अभी हालांकि मैंने इंश्योरेंस करवाया नहीं है, इंश्योरेंस मैं करवाऊंगा इसका, क्योंकि बोला कि 1 साल के अंदर कभी भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो वो मैं करवाऊंगा। प्लस पाइप वाइप के खर्चे में 5,000 प्लस 1,500 रुपये वो जो लगाने के लिए आया था, सब जुड़ गए। और मैं एक अंदाजे से बताऊं ना इस एसेट्स को, मैंने बोला भाई, तो बोला भाई ये आपका ना प्योर कॉपर का एसी है, लास्ट में अगर आप सोल्ड भी करोगे ना तो आपको कम से कम तो 10,000 मिल ही जाने हैं। लास्ट में अगर आप बेच भी दोगे ना इसको स्क्रैप में, तब भी क्या मिल जाएंगे आपको? 10,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे, इसको कबाड़ में खाने में बेचोगे तो। इसके बाद आपका माइनस कर दोगे 10,000, तो आपके ये सारी चीज़ें मैंने क्या करा देखो ऐड कर दिया, क्योंकि ये पार्ट है हमारा इसी का। माइनस 10,000, लाइफ उसने कितनी बताई भाई? 10 साल। तो अब मेरे एसेट्स का, मेरे एसी का डेप्रीशिएशन क्या निकल के आया? मेरे एसी का डेप्रीशिएशन 60,000 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 1,500 और प्लस 10,000,
डिवाइडेड बाय 10। तो भाई मेरे एसेट्स का इसी 7700 रुपीज़ निकल के आ गया डेप्रीशिएशन। तो जब आपको रेट नहीं गिवन होगा तो उसके अलावा आपको ये सारी जानकारी गिवन होगी, तब आप जाके डेप्रीशिएशन निकाल पाओगे। रेट वाले केस में तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है। जैसे मान लो कि आपका रेट वाले केस की मैं बात करूं, तो रेट वाले केस में मैंने मशीनरी बताया, मान लेते हैं 1 लाख, और मैंने कहा भैया डेप्रीशिएशन का जो रेट है वो 10% है, बताओ डेप। तो वेरी सिंपल सर, डेप्रीशिएशन 1 लाख पे 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10,000 डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा हमारा दिमाग लगाने वाली ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं। आइए एक सवाल है आपके सामने, आपके बुक का पहला इलिस्ट्रेशन, देखते हैं क्या कहता है और कैसे निकालेंगे इसको। कहता है सालोमन परचेज अ मशीन ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का मशीनरी खरीदता है जनवरी में। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल, भाई 5 साल चलेगा, जिसको बेच देगा 10,000 में। इट डिसाइड राइट ऑफ डेप्रीशिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछा गया है, 5 ईयर के लिए जर्नल एंट्री बताना है। ओपन नेसेसरी अकाउंट इन द बिगिनर, मतलब कि अकाउंट वगैरह। मैं अभी इसके अंदर ना तो जर्नल एंट्री सिखाऊंगा ना तो मैं अकाउंट ओपन करना सिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ सिखाऊंगा डेप्रीशिएशन निकालना पहले। तो सर डेप्रीशिएशन क्या होगा? डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। आ जाइए, कॉस्ट कितने दे रहा है एसेट्स का? 1 लाख, प्लस कोई हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह है नहीं है तो छोड़ दो। अब सीधा स्क्रैप दे रखा है आपको, स्क्रैप कितने दे रखे हैं एट द एंड ऑफ 10,000, और इसकी लाइफ बोल रहा है कितनी हमारी 5 साल। तो हमारा ये डेप्रीशिएशन निकलेगा। अब ये जो डेप्रीशिएशन निकल रहा है मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कितने टाइम का डेप्रीशिएशन है। ये 18,000, जो 18,000 डेप्रीशिएशन निकला है ये कितने टाइम का डेप्रीशिएशन है मुझे बताइए। 18,000 जो डेप्रीशिएशन निकला है ये कितने टाइम? सर इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन होता है, हाँ बिल्कुल सही बताया इसने, अमोर्टाइजेशन होगा उस पर। आप बताइए ये 18,000 जो डेप्रीशिएशन निकाला है वो कितने टाइम का डेप्रीशिएशन है ये बताइए मुझे, बताइए। तो सर ये 1 साल का, बिल्कुल सही, ये एनुअल निकला है, ठीक है ना। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम अगली क्लास के लिए छोड़ेंगे उसको। जर्नल एंट्री, लेजर, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में, आज फॉर्मेट नहीं करा रहा मैं, आज तो पहले बेसिक चीज़ें बता दूँ आपको। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और ये दे रखा है, अभी तो इस पे नहीं आएंगे। तो आज की क्लास में तो पहले हम इतना ही देखेंगे, बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि मेथड्स क्या हैं, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जब रेट गिवन है रेट नहीं गिवन है तो उसके हिसाब से अगली क्लास में इसको किस तरीके से हम एक अकाउंट के अंदर प्लॉट करेंगे वो देखने वाले हैं कि अकाउंट में किस तरीके से इसको शो किया जाता है डेप्रीशिएशन को। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो बताइए मुझे। यहाँ तक हर बच्चों को, अभी तक जो मैंने बताया है ये सारा मोटा मोटी 11th वाली ही बात है। 11th क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो और याद हो तो आपको लगेगा ये सारी चीज़ें हमने कर रखा है। तो ये आज की क्लास सिर्फ आपको 11वीं क्लास को रिकॉल किया गया है, आपने नई चीज़ नहीं सीखी है। जब भी आप नई चीज़ें सीखोगे तो मैं बताऊंगा ये 11th से हटके है, ताकि आप थोड़ा अलर्ट हो जाना कि भैया ये तो सीखने वाली बात है। जो बच्चे नॉन कॉमर्स वाले हैं या फिर साइंस वाले हैं उन बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी, अभी तक की क्लासेस में समझ में आ गया होगा। उनके लिए मैंने मैसेज डाल दिया है, कल उनको अपडेट मिल जाएगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के नाम से। शायद मैंने डाला या नहीं डाला वो मैं कल देख लूँगा, उनके लिए मैं वो फोल्डर अपलोड कर दूंगा। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब।